हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रस्तोगी सर। मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड क्लास 12 10th के एग्जाम चल रहे हैं और क्लास 10th 12th का आपको पता ही है एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया है। तो एनसीईआरटी पैटर्न पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, सर पेपर का पैटर्न बता दीजिए, पेपर कैसा आएगा, पेपर में कैसा क्या मार्किंग होगी। तो मैं सारा कुछ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मॉडल पेपर लेके आया हूँ। 110% आपका पेपर इसी बेस्ड पे आएगा। ठीक है, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो आपका क्या दे रखा होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस मींस आपके इंस्ट्रक्शंस में क्या देखेंगे, उन्होंने बोला है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि पहले 15 मिनट्स कैंडिडेट्स को, सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिए जाएंगे या क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और लिखा है ऑल अदर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अगला लिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन के सामने मार्क्स इंडिकेट किए हैं, दे रखे हैं। ठीक है, अगले देखते हैं हम लोग। अब देखा हमारा सेक्शन पे, सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग के लिए, और इसी को हम बोल देते हैं अनसीन प्रोज, अनसीन पैसेज बोल देते हैं। ठीक, और ये आपका ये गाइस ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 15 मार्क्स का है। ठीक, और बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, पहले हम पढ़ेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये पैसेज को नीचे दे रखा है, इस पैसेज को पढ़िए, इस पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पैसेज बहुत इजी है, पैसेज थोड़ा हम एक दो लाइन पढ़ते हैं किसके बारे में। लिखा है ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, ह्यूमन एक्टिविटी इंसानों की एक्टिविटी मीन्स कार्यविधि या इंसानियों के क्रियाकलाप, चीफली मीन्स मुख्यतः, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है, फॉर द इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ाने में, प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग किसकी समस्या की, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाने में जिम्मेदार है। लिखा है इन द लास्ट सेंचुरी, क्या है पिछली शताब्दी में, द रैपिड इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। पिछली शताब्दी में रैपिड मीन्स तेजी से, इंक्रीज मीन्स बढ़ता हुआ, कंजप्शन मीन्स प्रयोग। पिछली शताब्दी में तेजी से बढ़ता हुआ प्रयोग किस चीज का, हाइड्रोकार्बन का, और एज वेल एज और विगोरस एक्सपेंशन, और बहुत तेजी से या बहुत बड़ी मात्रा में या लगातार, इसे हम बोल सकते हैं। एक्सपेंशन मीन्स जो बढ़ोतरी हो रही है ऑफ इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी हो रही है, एंड डोमेस्टिक मार्केट्स, और घरेलू मार्केट्स में बढ़ोतरी हो रही है किसकी, फॉर हेलोकार्बन। क्या लिखा है, हेलोकार्बन्स की मात्रा में, जो हेलोकार्बन्स होते हैं, हेलोकार्बन्स की जो घरेलू मार्केटों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा हैव ड्रेस्टिकली अल्टर्ड क्या, अल्टर्ड द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ न्यूमेरस गैसेस। उन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो बहुत तेजी से, जिसका जिम्मेदार किस चीज में है, जो इंक्रीज हो रही है कंजप्शन, बहुत तेजी से यूज करना, लोग यूज कर रहे हैं, बहुत तेजी से यूज बढ़ रहा है हाइड्रोकार्बन्स का, और किसका, और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, और डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, किसी हेलोकार्बन की डोमेस्टिक जो घरेलू मार्केट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। ये जिम्मेदार हैं किसके लिए, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ न्यूमरस गैसेज। और जो गैसेज हो रही हैं, जो न्यूमरस बहुत सारी प्रकार की गैसेज जो एटमॉस्फेयर में हो रही हैं, ये सारी चीजें किसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम इसका ज्यादा हम वो नहीं देखते हैं, पूरा देखेंगे तो टाइम लगेगा। मैंने बता दिया आपको ये क्या करना है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पैसेज देखा, उसे बड़े बहुत ध्यान से पढ़ना है। और पैसेज पढ़ने के बाद देखिए पूरा पैसेज दे रखा है आपको, पूरा गाइस पैसेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरा पैसेज आपको पढ़ते जाना है। ठीक, पूरा पैसेज यहाँ से यहाँ तक आपने पैसेज पढ़ा, उसके बाद आप देखेंगे सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन का, हाउ हैज ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो गाइस कितना इजी क्वेश्चन मिल गया आपको। तो ये पूछना है कि ह्यूमन एक्टिविटी किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में जिम्मेदार है, और मैंने आपको पहला बता ही दिया था, साफ साफ ये लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है, लिखा है पहला ही देखा है आपका, ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द सेंचुरी। लिखा है रैपिड इंक्रीज ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ से लेके आप कहाँ, जहाँ से आपको लगे अच्छा यहाँ से लिखेंगे, आप लिख देंगे। लिखा है हाइड्रोकार्बन। कुछ गाइस कोशिश करेंगे अपनी लैंग्वेज बनाने की मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, देखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी बीइंग चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज, अब बिकॉज से लिख देंगे द, कुछ भी लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, द बिगोरस एक्सपेंशन ऑफ द, यहां से लिखेंगे इन द लास्ट सेंचुरी द रैपिड इंक्रीज ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और कहां से लिख देंगे हम लोग, गैसेज तक लिखेंगे। हमारा आंसर क्लियर, कहां से लिखेंगे, इन द लास्ट सेंचुरी से, इन द लास्ट सेंचुरी से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, और कहां तक लिख देंगे, गैसेज तक। हमारा आंसर क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैंने ये क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ह्यूमन एक्टिविटी कैसे जिम्मेदार है,
ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। उन्होंने पूछा है ग्लोबल हाउ हैज द ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए ह्यूमन एक्टिविटी कैसे जिम्मेदार है, तो वो आपको साफ साफ दे रखा है। तो हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन में कुछ अपनी लैंग्वेज लिखेंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर लिख देंगे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला इसका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड इज फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कह रहे हैं संसार या दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को होते हुए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन कौन सी समस्याएं फेस कर रही है। सारे क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, अगला क्वेश्चन दे रखा है हाउ हैज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया, और ग्लोबल वार्मिंग ने इंडिया को कैसे प्रभावित किया है, इंडिया को कैसे अफेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप विद द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इंडिया को कैसे प्लान करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचने के लिए। क्लियर, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस उसमें ये क्वेश्चंस ये बेटे गाइस ये क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको इसमें से छांट लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चंस कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं आपका इसके ऊपर आते हैं वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो आपको मिले, 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे उससे रिलेटेड जो छांटने होंगे। और आपका उसके बाद ई पोर्शन है, ये वोकैब वाला पोर्शन है, वोकैबुलरी का पोर्शन का मतलब क्या है आपका, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो पैसेज पे बेस्ड होंगे। पहले लिखा है द अपोजिट ऑफ इनॉर्मस, इन्होंने लिखा है इनॉर्मस का अपोजिट वर्ड बताइए। इनॉर्मस, तो इनॉर्मस का गाइस मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, तो अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा बताना। तो इनॉर्मस का मैंने बता दिया, इनॉर्मस का मतलब ये इनॉर्मस गाइस उसका पैसेज में दे रखा है। ठीक, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, इनॉर्मस का बड़ा, इनॉर्मस का मीनिंग होता है बड़ा, तो हम लोग उसका लिखेंगे उल्टा। तो एक आपका इसका आंसर हो जाएगा गाइस टिनी, टिनी का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक, अगले देखते हैं अपोजिट ऑफ विगोरस, विगोरस का मतलब होता है बहुत मतलब शक्तिशाली या तेज। ठीक, या यहाँ पे बोलते हैं फुर्तीला, विगोरस बोल सकते हैं यहाँ पे फुर्तीला। तो फुर्तीला का गाइस हो जाएगा आपका वीक। क्लियर, अपोजिट पूछ रहे हैं तो टॉल हो नहीं सकता, शॉर्ट हो नहीं सकता, स्मॉल हो नहीं सकता, और फुर्तीला का क्या हो जाएगा वीक, कमजोर। ऐसे ही अब इनॉर्मस मिलता है बहुत बड़ा, बड़ा का टिनी। रॉटन, रॉटन मिलता है सड़ा हुआ, हो नहीं सकता। लार्ज मिस बड़ा, ठीक है, नहीं हो सकता। क्रूल का मतलब दुष्ट, नहीं हो सकता, यानी कि बच्चा क्या टिनी। ठीक, अब आते हैं आपका सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है गाइज लगातार, सस्टेन का मतलब क्या होता है लगातार। तो लगातार का आप लोग हम उल्टा करेंगे, लगातार नहीं सॉरी इसमें मिनी पूछ रहे हैं, सेम पूछ रहे हैं। तो स्पॉइल मिस होता है बर्बाद करना, नहीं हो सकता। कैप्ट मिस होता है लगातार जारी रखना। ठीक, नहीं, कैप्ट का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉय मिस होता है किसी को नष्ट करना, नहीं हो सकता। मेंटेन हो सकता है, तो मेंटेन मिस होता है लगातार। क्लियर, मेंटेन का मतलब लगातार। आई थिंक ये क्लियर होंगे। अब आपका सेक्शन बी पोर्शन देखते हैं लोग। सेक्शन बी पोर्शन में क्या होता है आपका, लिखा है राइट एन आर्टिकल। गाइस जो पहले आता था यूपी बोर्ड, जो इससे पहले आता था वो आपका ऐसे आता था, लेकिन अब वही ऐसे को कन्वर्ट करके उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल। ठीक है गाइस, आपको लिखना कितना है, इन अबाउट, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स का मतलब होता है गाइस आपको अबाउट में लिखना है, लगभग 100 वर्ड्स में लिखना है। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर 250 वर्ड में लिखना है, सर 5 पेज में लिखना है, 4 पेज में लिखना है। तो गाइस इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अबाउट का मतलब होता है लगभग 100 वर्ड्स, आपके 110 वर्ड भी हो सकते हैं, 95 वर्ड्स भी हो सकते हैं, इवन 90 वर्ड्स भी हो सकते हैं। आपका बिल्कुल एग्जाम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड साफ साफ देखता है अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग लिखना है आपको। 110 वर्ड्स लिख दीजिए, 120 लिख दीजिए, ये नहीं आप 250 या 500 वर्ड लिख रहे हैं, गलत। क्लियर, ठीक है। अब लिखा 100 और 150 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि 100 से लेकर लगभग 150 वर्ड में लिखना है आपका। क्लियर, 100 से लेकर 150 वर्ड लिखना है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं 500 वर्ड लिखना है कि 5 पेज लिखने हैं, 2.5 पेज लिखने हैं, भूल जाइए, लगभग आपको इतने वर्ड्स में लिखने हैं। और आपको लगभग अंदाज आपको कैसे मिलेगा, अब आप बोलेंगे सर हमें गिन रहा है, तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको, आपको अंदाज खुद मिल जाएगा। एक लाइन आपकी बोर्ड की लाइन में ज्यादा से मैक्सिमम आपके 10 वर्ड्स इजीली आ जाते हैं। 10 वर्ड्स को आप 10 वर्ड्स का एवरेज लेके चाहिए, एवरेजन आप 10 वर्ड्स एक लाइन करनी है, उसके बाद आप खुद आप लोग पता लग जाएगा आपको कितने वर्ड्स हो गए। एक लाइन में आपके 10 वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आप खुद लेकर काउंट कर लेंगे। क्लियर, अब आता है आपको, देखो कौन कौन से आपका आर्टिकल आया है, वुमेन इंडिया, वुमेन इन इंडिया, महिलाएं किसमें, भारत में महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, अगला पूछा टॉपिक दे रखा है, इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स, क्या साइंस एक वरदान है या अभिशाप है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक, अगला होता है हॉरर ऑफ टेररिज्म, हॉरर मींस खतरा ऑफ टेररिज्म। ठीक, किसका, टेररिज्म का खतरा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑन ऑफ एन, अब गाइस आ गया आपका, आ गया एडिटर के लिए लेटर, लेटर आ गया। ठीक,
तो क्या लगेगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली मेकिंग अ लिखा है प्ली टू द कॉमन पीपल स्विच ओवर द सोलर एनर्जी, और लिखा है टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी सो दैट द सिटी वुड नॉट हैव द सफर लॉन्ग पावर कट्स ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइस इसमें क्या बताया है कि भैया आप क्या एक लेटर लिखिए, डेली न्यूज़पेपर में एक एडिटर को लेटर लिखिए, उसमें ये बताना है कि लोग किस चीज पे ध्यान दें, पावर, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा किसको किसको ध्यान दें, हम लोग सोलर एनर्जी को ध्यान दें, ताकि जो हमारी बार बार पावर कट होता है उसकी प्रॉब्लम से हम लोग परेशान ना हो पाए। क्लियर। दूसरा उन्होंने पूछा है, दूसरे अगर ये नहीं कर पाएंगे तो दूसरा लेटर उन्होंने और, गाइस जहां और लिखा होगा तो इन दोनों में से एक करना है, या तो ये करना है या ये करना है। क्लियर। तो क्या करना है हम देखें, देखा अ टेलीविजन कैबिनेट दैट यू हैड ऑर्डर फ्रॉम, अब उन्होंने ये आपका टेलीविजन के लिए उन्होंने क्या लिखा है, लिखा है एम फ्लिप एंड ऑनलाइन शॉपिंग साइट arrived in a damaged condition, write a letter to the register complaint while seeking the refund or replacement। भैया रिफंड और रिप्लेसमेंट के लिए आपको एक लेटर लिखना है, और किसको लिखना है भाई, राइट अ लेटर टू द रजिस्टर कंप्लेंट लिखने के लिए। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है एम फ्लिप ऑनलाइन शॉपिंग साइट अराइव्ड डैमेज कंडीशन। कहने मतलब है आपने कोई चीज ऑनलाइन साइट से कुछ ऑर्डर किया और उसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे कंडीशन में आया, आपका डैमेज कंडीशन में आया। ध्यान समझिएगा, अ टेलीविजन कैबिनेट दैट यू हैड ऑर्डर फ्रॉम एम फ्लिप, मतलब आपने एक टेलीविजन के लिए ऑर्डर किया होगा एंड ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, और उसके बाद वो कैसे कंडीशन में आया, डैमेज आया। तो लेटर लिखिए आपके लिए कंप्लेंट वाइल सीकिंग रिफंड रिप्लेस, किसके लिए, तो आप उसके लिए लेटर लिखिए ताकि आपका जो पैसा है वो रिफंड आ सके आपके लिए। क्लियर। आपने जैसे कोई, गाइस आप जानते हैं ऑनलाइन का कितना टाइम चल रहा है, इसलिए कोई भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो उसमें कोई भी अगर चीज़ आपका प्रोडक्ट आ गया है और वो डैमेज आया है तो उसके लिए पैसा रिफंड करने के लिए आप लोग क्या बोलते हैं, पैसा रिफंड करने के लिए उन्होंने कंप्लेंट लिखी है। ठीक, कंप्लेंट लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक, अब आता है गाइस आपका ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन देखते हैं। ग्रामर पोर्शन में पहले आपका स्टार्टिंग में दे रखा होगा गाइस, क्या दे रखा होगा, आपके कुछ कैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस देखे होंगे, एमसीक्यूज दे रखे होंगे आपके। तो लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके, हाँ गाइस ये ध्यान रखिएगा, आपका लेटर आपका कितने नंबर में आएगा, 10 नंबर में, और 10 नंबर में आपका आ गया आर्टिकल। क्लियर। और आपका 15 नंबर का पहला हो गया था अनसीन, आपने क्लियर हो गया। तो 15 नंबर का अनसीन हो गया, 10 नंबर का राइटर 25, और 10 नंबर का आपका हो गया गाइस क्या चीज, पहले 10 नंबर का आर्टिकल हुआ, 10 नंबर का आपका लेटर। दैट मीन 10 और 10 20 और 15 कितने हो गए आपके 35। दैट मीन गाइस ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के 35 मार्क्स के हैं, तो आप एग्जाम में बहुत ध्यान से टाइम को मेंटेन करके चलिएगा, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की तो सोचना ही नहीं। ठीक है। अब आपके 10 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 10 के क्वेश्चन है ये। ठीक, 5 के ये 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, और बहुत ईजी है। पहले लिखा है अ पर्सन, ये आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर। ग्रामर में अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में कर रहा है, मतलब ऐसा कोई बहाना बना रहा है जो वास्तव में वैसा नहीं है वो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्या दे रखा है, लिखा है द फ्रेज आउट ऑफ सॉर्ट्स मींस, ये आपके गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है आपका, वन वर्ड। यहाँ ये आपके 2 क्वेश्चन, द फ्रेज पहला वन वर्ड का था, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में ऐसा नहीं है वो, और बहाना कर रहा है ऐसा बनने का। ठीक, मतलब जैसा नहीं है वैसा दिखने का बहाना कर रहा है। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये आपका फ्रेजल वर्ब से यानी इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। अगला है द सिनोनियम ऑफ, अब ये एंटोनियम सिनोनियम का क्वेश्चन है। ठीक, सिनोनियम बताना है इसका। अगला है द एंटोनियम ऑफ लेंथी, लेंथी का एंटोनियम बताना है आपको। अगला दे रखा है गाइस, ठीक है, मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा गाइस, मैं पूरा पेपर समझा रहा हूं आपको ताकि आपको पता लग जाए पैटर्न में क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, ही लिखा है हिज लीगल डैश, इसमें आपको एक कोई भी अच्छा वर्ड शब्द भरना है। हिज लीगल इज अ शीला, हिज लीगल कुछ भी हो सकता है, हायर गाइस ये मैं आपको बता रहा हूँ हायर किससे रिलेटेड होता है, हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपको लोग चलते हैं हम लोग, गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब आपका 5th क्वेश्चन है चेंज ग्रामर बेस्ड। ठीक है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन का क्वेश्चन है। ठीक, नरेशन क्वेश्चन में आपका 2 एनी वन बोले तो एनी वन पूछ रहा है, यानी कि आपको एक करना है। ठीक, कोई भी एक करना है। तो पहले क्या दे रखा है आपका, ही सैड, उसने कहा,
ओ व्हाट अ चांस, क्या चांस है। तो गाइज ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है, नरेशन का क्वेश्चन है एक्सक्लेमेटरी का। उन्होंने बोला ही सैड, उसने कहा ओ व्हाट अ चांस, क्या चांस है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी का हम लोग चेंज कर देना है ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वो सॉरी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी कि करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि ओ व्हाट अ चांस, क्या मौका है, ठीक है, यानी आश्चर्य हो रहा है उसे, सरप्राइज हो रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर लगाते हैं गाइस दैट, क्या लगाएंगे दैट, और व्हाट क्या है, दैट इट वाज अ ग्रेट चांस। गाइस ध्यान रखिए, अगर व्हाट है, व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, उसे तो व्हाट को हम लोग वेरी में चेंज कर देते हैं, अदरवाइज ग्रेट में चेंज कर देते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, अब हम लोग चांस के पहले क्या लाएंगे, इट प्रोनाउन लेते हैं, दैट इट वाज अ ग्रेट चांस। क्लियर। अगला देखते हैं, ही सेड आई मस्ट गो, तो ही इजी है, ही सेड और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही मस्ट गो, ही सेड दैट ही मस्ट गो। ये गाइज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अब आपका आ गया गाइज, ये तो नरेशन के थे, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थे, तो उन दो में से कोई एक करना है, क्लियर। और आपके गाइज ये कितने का है, 2 मार्क्स का है, ठीक। अगला क्या रखा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जो ब्रेकेट में दे रखा है, ब्रेकेट में दे रखा है उसमें से उसमें करना है आपको। तो लिखा है कोई भी एक करना है, क्या लिखा है, राम इज वाइज राम इज जेंटल। तो गाइज आपको राम इज वाइज राम इज जेंटल, इसको क्या करना है, कंपाउंड में कंबाइन करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। तो कंपाउंड सेंटेंस में गाइज करेंगे राम, कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग एंड से जोड़ देंगे, राम इज वाइज एंड जेंटल, क्लियर, राम इज वाइज एंड जेंटल। अगला देखा है, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, क्या बोला गाइस, भाई इतना ज्यादा थका हुआ था कि खड़ा नहीं हो सकता था, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, समझ में आ गया, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, ठीक है, he was so tired that he could not stand। अगला गाइस, अगला चेंज एनी वन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, अब वो भी ब्रैकेट में दे रखा है, इसमें चेंज करना है गाइस। ये तो आपका पहला होता है नरेशन का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन होता है गाइस, ठीक है, आपका वो बता दिया। उसके बाद ये आपका सिंथेसिस का होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बी वाला आपका होता है सिंथेसिस का, ठीक। अब आता है सी वाला क्वेश्चन आपका है गाइस, ये कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये पहले आपका नरेशन वाले चैप्टर का है, बी वाला आपका सिंथेसिस वाले चैप्टर का है, और सी वाला गाइस आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखा है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सारी स्टूडेंट जितनी गर्ल्स हैं उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो सुपरलेटिव बनाना गाइस बहुत इजी है, तो सीधे बोल देंगे सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, खत्म, क्या बन जाएगा, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, क्लियर। अगला देखें, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। अब भैया ये पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव गाइस आपको एक ही करना है, मैं सारे बता रहा हूँ आपको, इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक, ठीक है। एनी वन लिखा हुआ है तो इसे हम चेंज करेंगे, इट इज टाइम फॉर, लिखा है फॉर द मैटर, ध्यान समझिएगा, इट इज टाइम, पहले इट इज टाइम लिख लेंगे, फिर लिखेंगे फॉर द मैटर, फिर टू के बाद बी लगा देते हैं, तो इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं गाइज आपको डी वाला पोर्शन है सिंटेक्स का, मैंने सारे चैप्टर भी बता दिए आपको कौन कौन से चैप्टर का है। पहला आपका नरेशन चैप्टर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, दूसरा आपका सिंथेसिस, बी वाला आपका सिंथेसिस चैप्टर का है, सी वाला आपका ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का है, एंड देन आपका बचा गाइज डी वाला आपका कौन सा चैप्टर का है, ये सिंटेक्स चैप्टर का है, ठीक, सिंटेक्स का है। तो गाइज सिंटेक्स चैप्टर का है कैसे, पहला देखा है, इसमें आपको करेक्ट कुछ नहीं करना होता है, आपको करेक्ट करना है, ग्रामेटिकल करेक्शन करना है इसमें। ग्रामेटिकल क्या प्रॉब्लम है, तो लिखा है काइंड मैन विल पिटी पुअर, काइंड मैन विल पिटी पुअर। अब बड़े ध्यान समझिएगा, इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें ग्रामेटिकल गाइज, अब आपका अगर देखा जाए तो सिंटेक्स आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नाउन, अब मैं बताऊं आपको, नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकती है, वर्ब से रिलेटेड होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, किसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है गाइज, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम नहीं होती है, लग रहा है कुछ छोटा क्वेश्चन, लेकिन गलती इसमें किसी की भी हो सकती है, क्लियर, आपको फाइंड आउट करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर, इस ध्यान रखिएगा। अब लिखा है आई वेंट, इन दोनों में कितना करना है, कोई एक करेक्ट करना है, ठीक। अब आपको मैंने बता दिया, आपको नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, किसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर
इन योर own sentences to make the difference in their meanings। अब गाइस ये क्या है आपका है, ये आपका है पेयर, इन्हें बोलते हैं हम लोग होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। ध्यान रखिए गाइस, इन्हें बोलते हैं हम लोग होमोफोन्स। होमोफोन्स बोले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग चेंज होती है। ब्रेक ब्रेक, लोन लोन। ठीक है, तो गाइस इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे करना है इसका तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आपको सबसे पहले आपको ब्रेक लिखना है, ब्रेक के अगले इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग लिख देना है ब्रैकेट में। ब्रेक उठाना है और उसका हिंदी मीनिंग लिख देना है ब्रैकेट में। उसके बाद उसके नीचे लिखना है यूज, हेडिंग डालनी है यूज। यूज में एक ऐसा सेंटेंस बना देना है गाइस जिसमें ये ब्रेक, पहला वाला ब्रेक फंस जाए। क्लियर? ठीक है, पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्रेक, ये पहला ब्रेक लेना है, इसका हिंदी मीनिंग ब्रैकेट में लिख देना है। उसके बाद हेडिंग डालनी है यूज, और यूज में एक ऐसा सेंटेंस बना देना है जिसमें ये ब्रेक शब्द आ जाए, ये वर्ड फंस जाए। उसके बाद फिर से ये ब्रेक उठाना है, सेम वही पैटर्न करना है, इसका हिंदी में लिखना है और यूज लिख के इसका सेंटेंस क्या लिख देना है, इसका एक सेंटेंस बना देना है। गाइज ये क्लियर हो गया होगा। और कितना करना है? एनी वन, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। गाइज ये ध्यान रखिए, इन दोनों में से एक नहीं, इन दोनों में से, ये दोनों पेयर होते हैं, या तो ये पेयर कर लो या तो ये पेयर कर लो। क्लियर? अब देखते हैं गाइज अगला। अब आता है आपका ट्रांसलेशन पोर्शन। ये है आपका ट्रांसलेशन पोर्शन। ट्रांसलेशन पोर्शन का मतलब होता है आपको स्टोरी है आपका ट्रांसलेशन। आपकी हिंदी स्टोरी दे रखी है, हिंदी को आप इंग्लिश में से ट्रांसलेट करना है। क्लियर? ये भी आपका 5 नंबर का है, आपको बता दिया मैंने। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, और ये आपकी स्टोरी आती है आपकी 5 मार्क्स की। क्लियर? अब आता है गाइज आपका सेक्शन, कौन सा आता है आपका? सेक्शन डी, इंग्लिश लिटरेचर का। लिटरेचर में क्या करते हैं गाइज, देखिए। ठीक, लिटरेचर में आपका एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। गाइस फिर से ध्यान से दीजिए, बोर्ड आपको क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन। नॉट मोर देन का ध्यान समझिएगा, नॉट मोर देन का मतलब होता है 40 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको, यानी कि एक 4 मार्क्स का है तो 4 प्लस 8 मार्क्स के हो गए। ठीक है, अब इनमें से करना है आपको। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? whom did M Hamel blame for ignorance in studies। ठीक है, एंड बाय एम हेमल वाला चैप्टर का गाइस ये whom did M Hamel blame for ignorance in studies। ठीक, वाई। अगला देखिए एम हेमल यानी कि कौन से चैप्टर का है गाइस? ये लास्ट लेसन चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का ये बिल्कुल जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसका है। अगला है व्हाट वाज द डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। ये आपका गाइस कौन से चैप्टर का है? जो विलियम ओ डगलस थे, विलियम ओ डगलस आपके जो पूल पे होते हैं, YMCA पूल था, उस वाले चैप्टर का आइए गाइस। ठीक है, अगले यानी कि डीप वाटर चैप्टर का गाइस ये। अगला क्या दे रखा है? हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। ये आपका गाइस कौन सा रेड ट्रैप सेलर का है गाइस? रेड ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड मेक देम, और वह उनमें कैसे बनाता था, मतलब चूहेदानी वाला चैप्टर है ना, उसको कैसे बनाता था, रेड ट्रैप सेलर कौन था और उनमें कैसे बनाता था। और क्या हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे और व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी और उनकी खूबी क्या थी। ये भी आपका गाइस कौन से चैप्टर का है? आपका इंडिगो चैप्टर का है आपका, ये इंडिगो चैप्टर का। गाइस ध्यान रखिए, मैं चैप्टर के नाम भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, पहला आपका द लास्ट लेसन चैप्टर का विलियम डगलस, ये डीप वाटर चैप्टर का है। हु वाज रेड ट्रैप सेलर, आपका ये रेड ट्रैप सेलर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? रेड ट्रैप चैप्टर का गाइस। अगला क्या है? हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला इंडिगो चैप्टर का है। क्लियर? अब आते हैं ये आपको एनी 2 क्वेश्चंस करनी है 4 क्वेश्चंस में से। क्लियर? अगला आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। गाइस ये आपका 8 वर्ड्स का और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको एक करना है 7 वर्ड का, 7 क्वेश्चन का, और 80 वर्ड्स में करना है। अबाउट मैंने बता चुका हूँ आपको, लगभग 80 वर्ड में करना है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें कोई भी एक क्वेश्चन करना है। व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल। भैया आपका ये भी डीप वाटर का है। डीप वाटर का क्या, कौन से इंसिडेंट को डगलस ने डीप वाटर में फेल किया, मतलब फेस किया था, क्या कौन सी दुर्घटना फेस की थी। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रख लीजिए। अगला है हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव, लिखा है इंस्टेंस। अब वो आपका गाइस ये फिर से आ गया कौन सा? इंडिगो चैप्टर। गांधी जी ने जो लॉयर्स पे अपना प्रभाव कैसे डाला था, गिव इंस्टेंस, इसके बाद के बारे में बताइए। अगला दे रखा है गाइस, तो इन दोनों में से एक करना है, ये भी आपका इंडिगो चैप्टर का है। ठीक है गाइस, और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नाइन्थ क्वेश्चन आपका क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये आपका पोएट्री का पोर्शन है गाइस। पोएट्री का पोर्शन क्या देखा? पोएट्री के पोर्शन में आपका देखा ये स्टैंजा को रीड कीजिए, और आपके 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस दे रखे होंगे। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, दैट मीन 6 मार्क्स की पोएट्री का पोर्शन आता है आपका, 6 नंबर का पोएट्री का पोर्शन आएगा। तो पढ़ते हैं हम लोग। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गाइस साफ साफ दिख रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर हो रहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चैप्टर का नाम ही क्लियर है यहाँ पे,
यानी कि ये कौन से चैप्टर का है, कौन सी पोएम का है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, एक जो सुंदरता वाली वस्तु होती है तो हमेशा के लिए आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है या कभी भी कम नहीं होती है। बट विल कीप, लेकिन ये हमें प्रदान, बट की विल कीप ये हमें प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है गाइस, अभी बता। बट विल कीप अ क्वाइट वॉर फॉर अस, लेकिन हमें एक बहुत शांति का कुंज प्रदान करती है। अगले, एंड अ स्लीप, और हमें एक नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कैसी नींद प्रदान करती है, बहुत अच्छे मीठे सपने वाली नींद प्रदान करती है। कौन, सुंदरता की वस्तु हमें शांति का कुंज प्रदान करती है, और हमें सुंदरता की, बस सुंदरता मतलब कैसी नींद प्रदान करती है, एक मीठे सपनों वाली नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें अच्छी सांसें, अच्छी सांसें का मतलब होता है हमारे अच्छी जिंदगी प्रदान करती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके देखेंगे इसके बेस्ड क्वेश्चंस कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखा है, व्हाट इज अ जॉय फॉरएवर, क्या चीज है, कौन सा आनंद जो हमेशा के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता वाली वस्तु है उसके साथ क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। अगला भी बता दिया मैंने। अगर व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, और ये सुंदरता वाली वस्तु होती है हमें क्या प्रदान करती है, सारा मैंने आपको समझा दिया है, आप इजीली राइट कर देंगे, लिख देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। राइट अ सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कोई भी पोएम दे रखी है उनमें से एक पोएम पे लिखना है गाइस। ठीक, कौन सा है, कीपिंग क्वाइट पोएम में से लिखना है, एंड जेनिफर्स टाइगर्स में लिखना है, या आपका लिखना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इनमें से। अब थिंग ऑफ ब्यूटी गाइस आपको आधा तो यहीं से मिल गया, आपको मैंने बताया था पैसेज ही मिल गया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, और गाइज आपको एक तो पैसेज मिल गया, आपको लगभग आधा तरीका तो मिल गया कैसे लिखना है गाइज। देखिए ये ध्यान लगाना है हम लोगों को, ये माइंड हम लोगों को बहुत एक्टिव रहना है। हो सकता है आपका लक बहुत अच्छा हो तो जिसमें पैसेज पूछा जा रहा है उसका सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाए तो आपको कुछ तरीका तो मिल जाएगा, एटलीस्ट कुछ तरीका तो मिल जाएगा आप लिखने को। जैसा मैंने बता दिया आपको कुछ लाइनें मिल गई, ऐसे ही आप करनी है। अब आपका होता है आंसर एनी वन ऑफ द 11th क्वेश्चन होगा, क्या का आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, एक करना है, एनी टू क्वेश्चन करनी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये आपका है गाइस शॉर्ट स्टोरीज का, इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री बोल देते हैं। ठीक, क्या लिखा है, हु वाज द साइकाइट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था। तो गाइस ये आप कौन सा चैप्टर का है, द थर्ड लेवल क्वेश्चन चैप्टर का है। साइकाइट्रिस्ट कौन था, तो मैंने गाइस बता दिया सैम था, सैम साइकाइट्रिस्ट था, उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया, क्या बताया था, जैसे ही आपका जो पहुंचा था आपका तो उसने क्या करा था, सैम ने बताया था कि ये कोई बात कोई नहीं है, ये आपका केवल भ्रम है। ठीक, और कुछ नहीं है, ये केवल आपका एक भ्रम है, आप डरना मतलब डर है, और जिस समाज में जितनी आपका फियर है उससे बचने के लिए आप अपनी खुद कल्पना कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताया था उसने। अगला, हु वाज क्लियर कौन थी, कह रहे हैं वाई वाज जैक वरीड अबाउट हर, और जैक उसके बारे में परेशान क्यों था। ये भी गाइस आपको पता है, क्लियर कौन थी, जैक की वाइफ थी, और जैक इसलिए परेशान था क्यों, क्योंकि जो क्लियर थी वो क्लियर कैसी थी, प्रेग्नेंट थी गाइस। ये कौन से चैप्टर का गाइस, शुड विजार्ड हिट मॉमी चैप्टर का है। क्लियर कौन थी, जो बच्ची थी, कहानियां सुनती थी, उसकी माँ थी, और जैक की वाइफ थी, और जो कौन थी, क्लियर और जैक की बेटी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन का है, हु वाज मिस्टर लैम कौन थे गाइस, ये पता है मिस्टर लैम वाला चैप्टर का है ये। लिखा है हाउ डिड डैरी कम इन हिज कांटेक्ट, तो मिस्टर लैम एक लंगड़े व्यक्ति थे और डैरी उनके कांटेक्ट में कैसे आ गया था, तो डैरी उनके कांटेक्ट में एक्सीडेंटली आ गया था, अचानक से किसी लोगों से, जो क्योंकि डैरी का आधा फेस जला हुआ था, ये ठीक है, आधा चेहरा जला हुआ, उसका चेहरा जला हुआ था, एसिड से जल गया था, तो वो लोगों से बचने के लिए कि उनके मिस्टर लैम के गार्डन में आके छिप गया था। ठीक, तो यानी कि मिस्टर लैम एक लंगड़े व्यक्ति और मिस्टर लैम की एक एक्सप्लोशन में बॉम्ब विस्फोट में टांग उड़ गई थी, ठीक है, विस्फोट में चली गई, तो मिस्टर लैम वाज अ लेम मैन और डैरी एक्सीडेंटली उनके कांटेक्ट में आ गया था लोगों से बचने के लिए। अगला है हाउ वाज डैरीज फेस बर्न, और डैरी का चेहरा कैसे जल गया था, तो गाइस डैरी का चेहरा तेजाब से जल गया था, एसिड से जल गया था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन है, आंसर एनी वन, ये एक शॉर्ट स्टोरी के सप्लीमेंट्री के आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2 करने हैं, और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड में, और 7 मार्क्स का ये। तो क्या है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था। गाइस ये कौन सा टाइगर किंग चैप्टर का है गाइस, ठीक है, द टाइगर किंग चैप्टर का है, ठीक है। तो इसमें लिखा भैया एस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा था, मैं बता दे रहा हूँ ओरल छोटा सा आपको। एस्ट्रोलॉजी ने ये बोला था कि भाई इसकी मौत है 100वें बाघ से आएगी, अगर इसने 100वां बाघ मार दिया, मतलब 100th टाइगर उसने मार दिया, तब तो ये बहुत लंबा जिएगा, अगर इसने नहीं मारा
तो 100 टाइगर ही इसकी मौत का कारण बनेगा, यही बोला था उसने। अगला गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, डेरी का कैरेक्टर स्केच बताइए। तो डेरी का मैंने बता दिया था। अब डेरी का चेहरा जला हुआ था, सारा कुछ लिख दीजिएगा उसके बारे में। ठीक, लोगों से छिपता फिरता था, उसका चेहरा तेजाब से जल गया था, वो लोगों से सोचता था लोग उसकी मजाक बनाएंगे, इसलिए लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता। गाइज आई थिंक आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने सारा एनसीईआरटी का जितना पूरा पेपर आता है मैंने टोटल पेपर समझा दिया है, क्वेश्चन समझा दिए हैं, पैटर्न समझा दिए, मार्क्स समझा दिए हैं, सारा कुछ समझा दिया है। एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, 100% आप पेपर में कंफ्यूजन होंगे, पेपर देखते ही आप लोग तुरंत आंसर करना लिखना शुरू कर देंगे आई थिंक। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।